नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का शख्सियत में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम रूबरू कराते हैं आपको। हमारे साथ हैं प्रदेश के बीजेपी के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री और बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे अहम बात यह कि अरुण चतुर्वेदी को प्रदेश में कौन नहीं जानता है कद्दावर नेता के तौर पर, लेकिन आपके सफर को जरूर जानना चाहेंगे। कैसे राजनीति में एंट्री हुई, कौन आपका मेंटोर है जिसे आप मानते हैं, कौन किसने आपको राजनीति में लाने का श्रेय किसे देंगे आप? तो मैं कह सकता हूँ कि मैं राजनीति में बाई एक्सीडेंट आया हूँ, नॉट बाई चॉइस। इतना मैं बाल्यकाल में मेरे परिवार संघ की पृष्ठभूमि होने के कारण से संघ की शाखा में जाना शुरू किया। संघ का कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता के नाते से फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाते एक दिन मुझे अखबार में पढ़ने को मिला, 89 की बात है, कि मुझे भारतीय जनता मोर्चे के प्रदेश मंत्री का दायित्व मिला जी। सफ़र चलते चलते भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे में विभिन्न दायित्वों का, बाद में फिर आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने कहा बाई एक्सीडेंट, बाई चांस नहीं है या चॉइस नहीं है, तो उसके पीछे कारण मैं कह सकता हूँ कि मैं टीचिंग प्रोफेशन में गया। मैंने 5 साल तक लेक्चरर रहा। लेक्चर होने के कारण मुझे लेक्चरशिप में हर यूनिवर्सिटी में 95 में जो मेरिट बनी उसमें मैं नंबर 1 पे था। आप अगर आज भी देखेंगे तो 36-37 जितने डिपार्टमेंट हैं सब में अपॉइंटमेंट हुए, केवल एक डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट इसलिए नहीं दिया कि मैं मेरिट में 1 नंबर पे था, मुझे आना पड़ेगा। उस समय के जो कांग्रेस के और वामपंथी विचार के लोग थे उन सब ने एक दबाव बनाया कि इसको नौकरियां नहीं मिले। मुझे नौकरी उस समय के प्रशासन ने नहीं दी, मैं वकालत में गया। मैंने इसलिए कहा कि मैं बाई एक्सीडेंट राजनीति में आया, मुझे डेस्टिनी यहाँ लेके आई, मैं अपनी चॉइस से अपने पसंद से नहीं आने की बात नहीं। मेंटर की आप बात कहते हैं कि मैं शुरुआत में मेरे पिता जिन्होंने मुझे संघ से जोड़ने का काम किया वो पृष्ठभूमि से थे। बाद में समय समय पर मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी में लोगों से मार्गदर्शन लेता रहा, अपनी कमियों को सुधारता रहा। और आज भी मुझे कहीं भी लगता है तो मैं बहुत निसंकोच होकर के अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के पास जाकर के अपने मन की बात करता हूँ और उनसे आगे समझने का प्रयास भी करता हूँ। बिल्कुल, बड़ी जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं। प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर भी आपने जिम्मेदारी निभाई, मंत्री के तौर पर भी जिम्मेदारी निभाई, जब जो भी जिम्मेदारी दी गई बखूबी आपने उसको निभाया। लेकिन सबसे अहम यहाँ ये भी हो जाता है कि इतनी जिम्मेदारियों के बाद भी आज जिस मुकाम पर आप हैं, उपलब्धि आप क्या मानते हैं अगर आज पीछे पलट कर देखते हैं तो? मैं केवल उपलब्धि कह सकता हूँ कि मैं जितना जिस संगठन ने मुझे दिया, हम एक बात कहते हैं कि संगठन ने सब कुछ दिया और मैंने संगठन क्या दिया, तो मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि संगठन ने मुझे पहचान दी, उसके कारण मेरी पहचान है। और मेरा भी जीवन का क्षण क्षण मैं संगठन को आज भी दे पा रहा हूँ अपने स्वास्थ्य के कारण, और संगठन मुझे काम कर पाता हूँ, इसको उपलब्धि मानता हूँ। और इन सब कारणों के कारण से शायद मैं कुछ योगदान कर पाया कि संगठन के विस्तार के नाते से उसको और प्रभावी रूप से नीचे रखने का, मैं इसी को योगदान मानता हूँ कि संगठन को और भारतीय जनता पार्टी को हम प्रभावी तरीके से जनता के सामने रख पाए। प्रदेश अध्यक्ष के नाते वो सारा कालखंड कि हम लगातार प्रवास करते हुए विपक्ष में थे, हम बिल्कुल विपरीत स्थितियाँ थी। हम बुरी तरह विधानसभा हारे हुए थे 2008 में, लोकसभा का चुनाव बुरी तरह हारे, तब मुझे दायित्व दिया गया। संगठनात्मक अंदर बाहर की चुनौतियाँ ज़बरदस्त थी। उस सब के बाद भी हम बाद में मेरे बाद जो चुनाव हुआ उसमें 163 सीट पर जाए, ये बड़े संतोष की बात है। बिल्कुल। मुझे समाज का वो सरकार में वो विभाग मिला जो विभाग सामान्य रूप से किसी अपर कास्ट के व्यक्ति को शायद आज़ादी के बाद पहली बार मिला था, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और अल्पसंख्यक विभाग। मुझे संतोष है कि समाज के उस पिछले वर्ग के लिए जो कुछ करना था मैंने पूरी तरह से, और मुझे इस बात में कहने मुझे संकोच नहीं है कि हमारे उस समय के मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने भी जितने फंड की जरूरत होती वही प्रदान किया, इसके कारण से हम इन सब योजनाओं को बलीभूत कर पाए। आज दुर्भाग्य है कि उनमें से बहुत सारी चीज़ों को सरकार की शिथिलता कारण पूरा नहीं कर पाए। अब अगर बीजेपी की बात करें, मौजूदा स्थिति की बात करें, क्योंकि कई दौर देखे, जैसा कि अभी आपने बताया कि बुरी स्थिति में भी थे, कैसे मजबूत किया, फिर बड़ी जीत के साथ, बम्पर जीत के साथ 163 के साथ वापस भी लौटे आप लोग। लेकिन आज के अगर वक्त की बात करें, बीजेपी प्रदेश बीजेपी की बात करें, एक ही सवाल सब भी उठाते हैं, सीएम फेस कौन? और इसकी ये वजह ये कि अंदरूनी तौर पर ये सब इतने सारे चेहरे खड़े हो गए हैं, इसकी क्या वजह है? इस सवाल पर क्या जवाब देंगे आप? तो देखेंगे तो थोड़ा राजस्थान की राजनीति में पीछे जाएंगे तो ये 2003 के बाद का कालखंड है जिसमें हम कहते हैं कि फेस कौन है। उससे पहले की राजनीति में चले कोई फेस नहीं होते थे। 77 के चुनाव में कोई फेस नहीं था, 80 में कोई फेस नहीं था, हम 85 में कोई फेस लेकर के नहीं आए, 98-89 में कोई फेस। ये बात सही है कि भैरव सिंह जी बड़े नेता होते थे, लेकिन बाद में विधायक दल और केंद्र का नेतृत्व दोनों की सलाह के आधार पर नेता तय किया जाता था। भारतीय जनता पार्टी में परंपरा इस बात की, हम कैडर बेस्ड कार्यकर्ता के नाते हैं और जनता जो वोट देती है वो पार्टी को वोट देती है। ये बात सही है कि बहुत सारे व्यक्तियों का भी एक उसमें योगदान रहता है और किसी का चेहरा ज़्यादा किसी का कम, मिलजुल करके सबके कारण से मिलता है।
हम इस बात को मानते हैं कि संगठन जो निर्णय करेगा उसको स्वीकार करेंगे। हमें संगठन दायित्व देता है, आप उस दायित्व को हम निर्वहन करने की बात करते हैं, चाहे संगठनात्मक हो या राजनीतिक दायित्व। तो निश्चित रूप से हम अपना काम करेंगे और चुनाव आने के बाद केंद्र का नेतृत्व तय करे कि किस व्यक्ति में हम इस सरकार को चलाने का काम देंगे। जिसको केंद्र का नेतृत्व तय करेगा उसको हम स्वीकार करेंगे। और जैसे आप, क्योंकि सत्ता में जो है आप लोग के पास भी बहुत मुद्दे होते हैं उसके खिलाफ बोलने के लिए भी, और उठाते भी हैं आप लोग। और एक मुद्दा जो बीजेपी के खिलाफ होता है वो कांग्रेस खासतौर से उठा रही है कि 1 दर्जन सीएम चेहरे हैं इनके पास है, हर कोई आपस में लड़ रहा है, हर कोई इस रेस में है, और आपका नाम भी इस रेस में है। इस पर क्या कहेंगे सर, कि क्यों ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? पहली बात तो मैं कहूँगा कि इस बात का तो अदरवाइज एक दूसरा हिस्सा भी है इसका। हमारे पास योग्य कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, किसी को भी पार्टी जिसको तय करेगी चला सकता है। दूसरी बात है कि इनमें से किसी ने भी, चाहे वो आपने 5, 7, 10, 12 किसी का नाम, कभी अपनी इस बात की महत्वाकांक्षा को प्रकट किया कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में हम सब, मेरे सहित जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो सब इस बात को मानते हैं कि जो दायित्व जब दिया जाए उस दायित्व का काम करेंगे। हमारे इसलिए पद नहीं कहते, हम दायित्व कहते हैं। ये संगठन में काम करना है, बूथ के अध्यक्ष का काम देंगे वो भी करेंगे और करेंगे। मेरा तो आपके सामने उदाहरण है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष था और उसके बाद मेरा मना करने के बाद मैं केंद्रीय नेतृत्व को मना करके आया, उसके बाद में वसुंधरा जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। मैंने अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष का दायित्व निर्वहन किया। सामान्यतः कोई इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि संगठन जो कहेगा हम स्वीकार करेंगे। बिल्कुल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, वो यात्रा निकालते हैं तो भी सवाल उठता है, तो भी कुछ खींचतान होती है। वसुंधरा राजे ने भी यात्रा निकाली तो भी खींचतान हुई। सवाल ये उठता है कि क्यों इतना ज़्यादा इस पर बवाल होता है? यात्रा निकाल के बीजेपी को ही आगे बढ़ाया जा रहा है, फिर ये खींचतान क्यों? क्या ये आपसी खींचतान है या फिर इसको सिर्फ सवाल के तौर पर बनाया जा रहा है? सतीश जी की यात्रा के ऊपर किसी ने प्रश्न नहीं लगाया। हमारे यहाँ यात्रा जो भी चलती है वो संगठन तय करता है जी। आज मैं भी कोई यात्रा लेकर निकलूंगा तो मेरी व्यक्तिगत यात्रा होगी, लेकिन संगठन के लिए। दूसरी बात है, उस समय स्पष्ट रूप से कहा गया था, क्योंकि अमित भाई का कार्यक्रम बना हुआ था और जोधपुर में एक बड़ा बूथ का सम्मेलन हम करने वाले थे और 3 दिन पहले इस यात्रा के कारण डाइवर्जन होता है, इसलिए खुद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इसके कारण से हम यात्रा को स्थगित कर रहे हैं, बाद में तय करने का काम करेंगे। वसुंधरा जी की यात्रा कभी उन्होंने कोई निकाली नहीं है। अब कई बार लगातार 3 दिन का दौरा होता है, उसको हम यात्रा का नाम दे दें तो उसका अर्थ निकल सकता है। बाकी उनकी तरफ से जितनी मेरी जानकारी में, अब किसी यात्रा की उन्होंने चर्चा नहीं की, मैं यात्रा निकाल रही हूँ। 2003 में रथ यात्रा निकली थी उनकी, उसमें उसके बाद फिर उन्होंने परिवर्तन यात्रा निकाली। वो पार्टी के द्वारा नियोजित यात्राएं थी, तय की गई थी। उसमें आरूढ़ कौन होगा इस बात को तय किया था, व्यवस्थाओं में कौन कौन होंगे इन सब चीज़ों को तय किया तब करने के बाद। यानी बीजेपी के अंदर जो यात्रा निकलती है वो किसी एक चेहरे या एक नेता के तौर पर नहीं निकलती, यात्रा या तो फिर संगठन के तौर पर या फिर जो भी डिसाइड होता है वो है। तो फिर ये जो सवाल उठते हैं या फिर इस राजनीतिक तौर पर जो एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं, हमारे यहाँ हर कार्यक्रम की योजना पूरी बनती है और योजना व्यक्ति नहीं बनाता, पूरी टीम बैठ करके बनाती है। और टीम बना करके जिसको भी तय करेगी, आप अगर रथ यात्रा निकालती है, पैदल यात्रा निकालती है, किसी तरह वो तय करेंगे तो उसका हम सब जने मिलकर के कार्यकर्ता उसको सफल बनाने में लगेंगे। वो एक व्यक्ति उसको आरूढ़ होता है, उसके ऊपर चढ़ता है, 2 चढ़ते हैं, 3 चढ़ते हैं, विषय नहीं है। जो संगठन योजना बनाएगा उसको पूरा करने का काम करेंगे। चुनाव भी अब क्योंकि अगले साल ही हैं 2023 के, हर कोई तैयारी भी कर रहा है, जीत हार होती रहती, कभी किसी को जीत कभी किसी को हार। लेकिन अगर हम अरुण चतुर्वेदी जी की बात करें, क्या सिविल लाइन से ही चुनाव वापस लड़ेंगे या फिर कोई दूसरा विधानसभा क्षेत्र आप चुनेंगे? घूम फिर के फिर वही बात आती है, मैं संगठन का कार्य करता हूँ, मैं अपनी इच्छा व्यक्त करता हूँ और इच्छा व्यक्त करने के बाद मुझे संगठन कहेगा कि चुनाव लड़ना है तो लड़ूंगा और जहाँ से लड़ने का तय करेगा। मेरा प्राथमिक दायित्व है कि मैं 2013 में सिविल लाइन से जीता था, 2018 में हारा और 18 से 23 तक का चुनाव जो होगा उस कॉन्स्टिट्यूंसी को तैयार करके रखना, नर्चर करना, ये मेरा प्राथमिक दायित्व है। उस काम को मैं लगातार कर रहा हूँ। मेरी इच्छा रहेगी कि मैं सिविल लाइन से लड़ूँ, लेकिन अंतिम निर्देश संगठन का होगा। संगठन जैसा मुझे निर्देश देगा मैं उसकी पालना करूँगा। आपकी चॉइस है कि सिविल लाइन से ही मेरी प्रथम चॉइस। फिर ये सांगानेर को लेकर कहाँ से बात आ रही है कि कह रहे अरुण चतुर्वेदी इच्छा रखते हैं कि सांगानेर से चुनाव? कहीं से नहीं, कहीं से नहीं। मैंने कहा ना, मैं 13 में मेरे को सिविल लाइन्स की जनता ने जिता के भेजा, प्रेम दिया, स्नेह दिया, सब दिया। 18 में भी मुझे लगभग 70,000 लोगों ने वोट दिया, तो मैं उनको ये नहीं कह सकता कि मुझे वोट नहीं दिया। उन सब के प्रति मेरा दायित्व है और लगातार इन 4 सालों में मैं हर मौके पर उनके साथ खड़ा रहा और विषय को उठाता रहा, पूरा नर्चर करूंगा, कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहा। इन 4 सालों में राजस्थान की सरकार के द्वारा पूरी तरह से जगह जगह पर कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का काम किया, मैं उनके साथ खड़ा रहा। मेरी इच्छा रहेगी मैं यहाँ से लड़ूँ, लेकिन लड़ूँ या न लड़ूँ और कहाँ से लड़ूँ इसके बारे में निर्णय संगठन का होगा, उसको मैं स्वीकार करूँ। लेकिन अरुण जी, आज के वक्त में अगर देखा जाए, क्योंकि आप ये बात कह रहे हैं और आपने बार बार ये बात रिपीट की, आज के वक्त में कहा जाए तो नेता क्या होते हैं कि एक विधानसभा चुना,
यहाँ से टिकट चाहिए, टिकट नहीं मिली, हम बागी होके खड़े हो गए, दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। ये सब चीज़ें जहाँ आज के दौर में ज़्यादा चल रही हैं, ऐसे में अगर संगठन आपको बोलता है कि अरुण जी आप चुनाव मत लड़िए, तो भी अरुण जी तैयार हैं? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। संगठन जो दायित्व मेरे लिए तय करेगा उस दायित्व का निर्वहन करूंगा, चुनाव नहीं। मुझे कहेगा कि बूथ को संभालना है, उस काम को करूंगा। और मैं जो कह रहा हूं तो कोई राजनीतिक कैमरे के सामने वक्तव्य नहीं है। मनसा वाचा कर्मण, संगठन और संगठन के निर्देश ये बाल्यकाल से मानने का मुझे संस्कार मिले और उन्हीं संस्कारों की पालना मैंने की। मुझे चाहे प्रशिक्षण का काम दिया उसको किया, मीडिया का काम दिया उस काम को किया, प्रदेश मंत्री रहते हुए छोटा कब दिया तो उसको, मैंने कभी किसी पद को छोटा बड़ा नहीं माना, जो काम दिया। और यही वजह कि प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी इसके बाद भी छोटे दायित्व को भी संगठन में निभाया आपने, मैंने इसलिए जिम्मेदारी जो दिया। लेकिन आज ऐसे कई बड़े नाम हैं जो इनसे किनारा करते हुए जाते हैं, आप उनके लिए क्या कहेंगे? अगर आप ये कहते हो कि पार्टी हमारी माँ है, संगठन हमारे लिए सब कुछ है, तो जब जिम्मेदारी की बात आती है, दायित्वों की बात आती है, और अगर आपके मन का कुछ नहीं होता है, तो फिर वही संगठन, वही पार्टी बुरी कैसे हो जाती है? देखिए, कुछ आपको अपवाद स्वरूप मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी, कभी भी ज़्यादा इसमें देखेंगे तो बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने इस तरह किया होगा, और उनका हश्र कैसा हुआ ये इतिहास के पटल पर लिखा हुआ है। मैं नामों की चर्चा नहीं करूंगा, देश भर में ऐसे नाम निकाल लीजिए जो भारतीय जनता पार्टी से अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण या किसी द्वेष के कारण निकल के गए होंगे, बाद में कैसे रहे और वापस लौट करके आए तो किन स्थितियों में आए, ये सारी चीज़ देश की जनता के सामने है। 2013 में अगर बात करें, मुस्लिम वोट बैंक नहीं है बीजेपी का, सबके अपने वोट बैंक होते हैं लेकिन साथ आते हैं, ऐसा नहीं कि कोई साथ नहीं है। लेकिन अगर हम 2013 की बात करें तो परिवहन पीडब्ल्यूडी विभाग भी दिया गया, मंत्रालय भी दिया गया, और एक सवाल ये उठने लगा कि जो वोट बैंक परंपरागत है उसको दरकिनार किया जाता है जब जिम्मेदारी की बात आती है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको यहाँ टोकूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक कोई एक समाज नहीं है। हम सर्वामुखी समाज की बात करते हैं, सर्वस्पर्शी काम की बात करते हैं, और सर्वस्पर्शी काम करते हैं तो ना तो हम जाति के आधार पर भेद करते हैं, ना संप्रदाय के आधार पर भेद करते हैं। हम दशों दिशाओं में जाएं, दल बादल से छा जाएं, इस पंक्ति को बोलते हैं तो उसका भाव रहता है सब जगह। आज भी समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता। इसलिए कहना कि हमें कोई एक वर्ग नहीं मानता या हम उसको वोट बैंक नहीं मानते, मुझे लगता है गलत है, और इस धारणा को अब तोड़ना चाहिए। तो ये क्या बदलाव आ चुका है? क्योंकि ये जो वोट बैंक का ठप्पा लगा कि इस जाति के वोट बैंक इनका है और ये फिक्स है, आप मानेंगे कि पहले भले ऐसा होता हो लेकिन आज बदलाव आ चुका है? देखिए, एक मंत्र को समझना पड़ेगा। देश की राजनीति में आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने केवल जाति और संप्रदाय की राजनीति खड़े कर करके इसको जातियों और संप्रदायों में बांटने का काम किया, और उसी का दुष्परिणाम है कि आज हम इतने 70 साल के पूरे होने के बाद भी इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को हमेशा बदला। आज देखिए, 77 के बाद के हर चुनाव का आप पूरा अध्ययन करिए, उसके हर चुनाव का एजेंडा विकास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी। सौभाग्य से गुजरात का मॉडल, गुजरात का सफल मॉडल, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का आना, और नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद फिर विकास के मॉडल को हमने फोकस किया। भारतीय जनता पार्टी दो विचारधाराओं को लेकर के चली, विचारधारा नहीं, थीम के ऊपर हम काम करते रहे। एक तो हम अंत्योदय की बात करते थे, दूसरा एकात्म मानववाद की। इन दोनों को देखें तो एक इसमें अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति जो है उसकी चिंता करने की बात की। आज इस बात को देखिए, जब हम कहते हैं कि घर घर में शौचालय बनाने की बात है तो 125 करोड़ भारत के लिए बात है। उसमें नरेंद्र भाई ने ये नहीं कहा कि आपको ये हिंदू के घर में जाएगी, मुसलमान के घर में नहीं जाएगी। जब हम जनधन की बात करते हैं तो सबके खाते। हमने वो समय देखा है उस कांग्रेस के समय में जब सड़क बनती थी तो यहाँ पर हमें वोट नहीं लिए, इससे सड़क मत बनाओ। भारतीय जनता पार्टी ने इसको बदला, और जीतने के बाद सरकार का दायित्व है कि सब क्षेत्रों का विकास हो, हर व्यक्ति का विकास हो, उसका जीवन स्तर उठे। 120 करोड़ का भारत खड़ा होगा तो निश्चित रूप से हम सब मजबूत होंगे और भारत मजबूत होगा, इस भाव से लेकर। बिल्कुल, ये बेहद अहम बात आपने कही कि अगर किसी के जहन में इस तरह के सवाल भी तो कम से कम उसका जवाब आज अरुण जी के जरिए मिल ही गया है। चर्चा ये आगे भी जारी रखेंगे अरुण जी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है शख्सियत में। हमारे साथ अरुण चतुर्वेदी जी लगातार बने हुए। अरुण जी, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। ब्रेक से पहले भी हम बातचीत कर रहे थे बीजेपी के लेकर, लेकिन हम अगर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के इस कार्यकाल को देखें प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, उनके नेतृत्व को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सतीश जी संगठन के कार्यकर्ता है और लंबा समय उन्होंने संगठन के साथ खड़ा करने का दिया है। उनको ऐसा नहीं कि पहली बार कोई दायित्व मिला हो। प्रदेश अध्यक्ष के नाते उन्होंने पूरे प्रदेश को पूरी तरह चलाने का काम किया, संगठन के काम को बढ़ाने का काम किया। राजनीतिक दृष्टि से इस कांग्रेस सरकार की फेलियर्स के ऊपर लगातार हमला करने का काम कर रहे हैं।
और इस प्रदेश की टीम को नेतृत्व देने का काम कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि एक सफलतापूर्वक इन स्थितियों में भी काम करने का अगर जाता है तो सतीश जी को श्रेय जाता है। वो बहुत अच्छी तरह से अपने काम कर रहे हैं। बिल्कुल बेहतर काम है और वो नज़र भी आ रहा है, जैसे कि आप भी कह रहे हैं, और लगातार फीडबैक भी अलग अलग तरह से आते हैं। लेकिन एक चीज़ और इसमें जोड़ूंगा, जी जी, देखिए बीजेपी में कभी बात आती है ना, अध्यक्ष कोई हो, हमारे यहाँ व्यक्ति नहीं करता। निश्चित रूप से अध्यक्षीय प्रणाली है, अध्यक्ष जरूर है, लेकिन टीम और हम सामूहिकता के आधार पर निर्णय करते हैं। और सतीश जी में भी ये चीज़ है कि सामूहिकता के साथ निर्णय करने की प्रक्रिया, जब सामूहिकता के साथ निर्णय होता है तो वही टीम उस काम को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है, उसको बढ़ाने का काम। लेकिन अभी सवाल ये भी उठ कर कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष अभी चुनाव के पहले बदला जा सकता है। कहा यह जा रहा है कि ब्राह्मण समाज या फिर मूल ओबीसी से कोई नाम आ सकता है, और इसमें अरुण चतुर्वेदी भी संघ की पसंद है। ऐसा कुछ है क्या? पहली बात तो अभी कोई विषय नहीं है जी कि प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव की बात है। कौन होगा कि ना तो पब्लिक की चर्चा का विषय रहता है ना किसी का। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और उसके बाद से प्रदेश के सब लोगों से बैठ करके चर्चा, इसलिए मिलजुल करके हम सब तय करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि बाकी सब दलों में जब संगठनात्मक सत्ता का परिवर्तन होता है तो बड़ा भूचाल आता है। हमारे यहाँ ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है, दायित्वों का परिवर्तन है, इसके अधिक कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद जो आपने ये बात को कहा कि कौन आएगा या जातियों के आधार पर, तो हम कभी भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता के जातिगत पृष्ठभूमि को देखकर निर्णय नहीं करती, कार्यकर्ता के आधार पर निर्णय करती है। ये बाद में मीडिया और समाज उसमें जाति डालने का काम करता है। हम जाति के आधार पर निर्णय नहीं करते, कार्यकर्ता की योग्यता, उसका प्रतिबद्धता, उसकी सक्रियता, उसका मन का भाव, ये सब देख करके केंद्र का नेतृत्व, और जरूरत पड़ती है तो प्रदेश भी नीचे के निर्णय इसी आधार पर। लेकिन राजस्थान में जातिगत राजनीति से तो कोई इतर बात ही नहीं करता, ना कहते कि संभव ही नहीं है। और चुनाव के वक्त पे भी ये देखा जाता है कि आप किस क्षेत्र में कौन सी जाति ज़्यादा प्रभावी है, वहाँ से कौन सा कैंडिडेट है, तो हम यहाँ से हम किस कैंडिडेट को उतारें, ये सब पूरा कैलकुलेशन होता है। राजनीतिक समीकरण आपकी बात ठीक है, बिल्कुल हम उस सब समीकरणों को देखेंगे, लेकिन संगठनात्मक दायित्वों की मैंने बात की, जब उसको तय करते हैं तो कार्यकर्ता के आधार पर तय करते हैं, उसकी जातिगत पृष्ठभूमि के आधार पर। जब हम चुनाव लड़ने जाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ के हमारे जीतने के समीकरण क्या हो सकते हैं, उन सब समीकरणों के आधार पर जीतने काम करेंगे। अब हम भारतीय जनता पार्टी वो नहीं है कि जनसंघ के समय अपना मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ती थी। अब हम जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं। हम जीतना जान चुके हैं, सरकारें बना जान चुके हैं, जीतने के बाद सरकार बनाना, तो उन सब काम को पूरा करेंगे। कांग्रेस एक आरोप लगाती है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी प्रदेश में विपक्ष में है और विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका को बीजेपी निभा नहीं पाई, और कोई भी ऐसा जन आंदोलन प्रदेश में सरकार के खिलाफ खड़ा करने में कामयाब नहीं हो सकी है। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं आपको ही पूछूंगा, आपके चैनल पे लगातार बड़े बड़े प्रदर्शनों का आपने दिखाया है। हमने सारे प्रदेश में धरने, प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट्स पे प्रदर्शन, विधानसभा पे लंपी का विषय होगा, लॉ एंड ऑर्डर का विषय होगा, महिला, आपको देख के भी लग रहा है ये भी शायद प्रदर्शन की ही निशानी है। मैं उस दिन लंपी का था, उसी दिन लगा। लेकिन महिला दुष्कर्म का विषय होगा, चाहे राजस्थान की राजधानी में हो, तो कोई मौका हमने नहीं छोड़ा कि राजस्थान सरकार को घेरने का। जहाँ जहाँ उनकी फेलियर थी उसको सड़क पे भी घेरा, और सदन में भी लगातार हमारे जो कार्यकर्ता विधानसभा के अंदर हैं वो लगातार सरकार को घेरने का और घुटने पर लाने का काम कर रहे हैं। इसमें कोई सिलसिला, लेकिन एक चीज़ इसमें आ गई आजकल, इस सरकार के फेलियर्स रोज बढ़ रहे हैं। हम एक कानून व्यवस्था की मुद्दे को उठाने का काम करते हैं, अगले दिन 3 और खड़े होते हैं। इन्होंने कहा था कि हम 3 वादों को पकड़ लीजिए, उन्होंने कहा किसानों का ऋण माफ़ करेंगे। आज किसानों को आपने जगह जगह लगा करके उसके ऊपर करने की बात हुई, ऋण माफ़ी के नोटिस दिए, उसको आत्महत्या को मजबूर होना पड़ रहा है। आपने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, रीट, एसआई, आरएएस इस तरह की परीक्षाओं के परिणाम देख करके उसमें किस प्रकार से माफिया राज खड़ा कर दिया, ये सब देखने का काम करें। इन सब मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है। तो फिर इनका आधार क्या है कि बीजेपी के लिए ये कि विपक्ष के तौर पर जो करना चाहिए और जब आवाज़ उठानी चाहिए तब वो उठाती नहीं है, और कांग्रेस क्योंकि उसकी योजनाएं ऐसी है, बजट ऐसा दिया है कि आम जनता उससे खुश और एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आती, लेकिन बीजेपी फिर भी दावे करती है कि सरकार बदलेगी अगले साल। मैं इस कमरे के अंदर बात नहीं कर रहा, अपने आपके स्टूडियो में बैठकर, आप थोड़ा स्टूडियो से बाहर निकल सड़क पर जाइए और जनता की भावनाओं को पकड़ के देखिए, जनता क्या कहती है, इस बात को सामने आ जाएगा। आम आदमी तरसता है, जिस समय घर की बेटी निकल के घर से निकलती है, माँ डरी रहती है कि शाम को सुरक्षित है कि नहीं। लगातार आपने रोजगार के अवसर जो युवाओं को खराब करने का काम किया है वो खत्म हो रहा है। किसान परेशान है, पिछली बार का बाजरा उसने 800 रुपये कम कीमत पर भेजा, केंद्र आपने उसको समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की। इस बार फिर बाजार में बाजरा आ चुका है, लेकिन राजस्थान सरकार की तरफ से घोषणा नहीं हुई। मुझे लगता है कि पिछली बार 1400 में गया, इस बार 1300 में, और हरियाणा में वही बाजरा 2300 रुपये में बिक रहा है। उसकी चिंता राजस्थान सरकार को नहीं हो रही। बिजली की हालत ये हो रही है कि बिजली की कीमतें लगातार बढ़ाते जा रहे हो। आज ही जयपुर का आधा जयपुर बंद रहा है कट के कारण से, कटिंग लगातार चल रही है। एक एक मुद्दा आप इसके ऊपर सरकार कोई जवाब नहीं दे पा रही। उनका केवल एक है कि लगातार देखें तो बाड़ेबंदी में रही है तो सरकार, जिस कोरोना के समय खड़े थे, और अभी भी जिस समय
आज गिरदावरी की जरूरत थी, बाजरे खरीद की जरूरत थी, उसमें ये खड़ी हुई थी अपनी सत्ता के संघर्ष में कि कौन मुख्यमंत्री बने इस बात को। लेकिन कुछ एक अहम बात ये भी कि कुछ पुराने बीजेपी के नेता थे, चुनाव के वक्त में टिकट नहीं मिला, पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन उनकी घर वापसी की तैयारी हो रही है। कब तक ऐसे चेहरे हैं जो वापस आ जाएंगे, जो उस वक्त हो सकता है नाराजगी में चले गए हो? ये सतत चलने की प्रक्रिया है। हमारे दरवाजे हम कभी बंद नहीं करते, हम कहते हैं खिड़की दरवाजे खुले रखो। जिसका भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में विश्वास है, चाहे वो किसी कारण से क्या होगा, इसलिए पार्टी हमने दरवाजे में बंद नहीं करती। अगर उनको लगता है कि हमें गलती हो गई और वापस आना चाहते हैं तो ऐसे लोग आए भारतीय। लेकिन एक एक व्यक्ति के बारे में प्रदेश की टीम या केंद्र की टीम जिस स्तर का विषय होता है उसके बारे में चर्चा करती है, निर्णय करती है, और सबके बारे में जब निर्णय करती है तो उसके बारे में अमल होगा, और ये चलती रहेगी प्रक्रिया। यानी स्वागत सभी का है, जिसको भी अपनी गलती नजर आ जाए या फिर लगे कि अब हमें घर ही वापस जाना चाहिए, गलत फैसला था वो, तो वो कई बार कई तरह से अपने घर का व्यक्ति भटक जाता है, घर वापस लौट के आता है, तो हम स्वीकार करते हैं, सतत प्रक्रिया चलेगी। चलिए ठीक है, बहुत सारे अहम सवाल थे इसके आपने जवाब दिए, लेकिन अब 2023 विधानसभा बहुत अहम है। 5 साल विपक्ष के तौर पर आप लोग ने भूमिका निभाई, 4 साल, 1 साल और बाकी है। लेकिन दावे बीजेपी अभी से कर रही है कि ये चुनाव तो हम जीतेंगे, अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी, और यही दावे कांग्रेस की तरफ से भी है। बीजेपी के दावे का आधार क्या है? क्यों आपको लगता है कि सरकार वापसी करेगी? उसकी 3 अहम वजह। देखिए, 2 बड़ा कारण तो मैं दूंगा कि इस सरकार के खिलाफ स्ट्रिंग एंटी है। आज जनता इनकी जिन बातों को लेकर करके आए थे उन बातों को पूरा नहीं कर पाए। चुनाव की घोषणा पत्र, पिछले 4 बजटों में जो घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की थी वो धरातल पर नहीं उतरी, केवल बातें रह गई। एक बड़ी बात जो है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक कैडर, ये बूथ तक के कैडर को हमने मजबूत करके रखा है। हमारा कार्यकर्ता ज़बरदस्त जोश में है अपने काम के आधार पर। और फिर तीसरी बात आती है नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जो देश में है, उनकी जो योजनाएं नीचे तक आई हैं, उन योजनाओं को लगातार उसके कारण से लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उसको रियलाइज़ करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने सबको देने का काम किया, व्यक्तिगत भी और ओवरऑल जिस तरह डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स निकल के आ रहे हैं उन सब का भी लाभ मिलने के बाद है। ये ऐसे सब कारण हैं जिन कारणों से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आज आम जनता की पहली पसंद है। और मैं कह सकता हूँ, अगर अतिशयोक्ति नहीं होगी, कि अगला चुनाव का परिणाम ये बताएगा कि हम 163 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। आपने भी कहा भी कि 36 कौम सभी जातियों को लेकर हम चलते हैं, हमारे लिए कोई एक वोट बैंक या उस लिहाज से नहीं है, प्रदेश की जनता है, जनता को साथ लेकर चलना है। लेकिन जब कैबिनेट बनता है, जब मंत्रिमंडल बनता है, एक बात हमेशा नोटिस की जाती है, ब्राह्मण चेहरों को उतनी तरजीह क्यों नहीं है, उतने मौके क्यों नहीं दिए जाते हैं? मैं इसमें फिर उसी बात पर जाऊँगा कि हम जातियों के आधार पर तय नहीं करते हैं। एक बात कई बार कहती है, कहा जाता है हमारे बारे में कि हम सब समाजों में हम काम करते हैं, तो हम हर समाज में भारतीय जनता पार्टी को लाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जातिगत पार्टी बनाने के लिए काम नहीं करते। तो भारतीय जनता पार्टी के जातिकरण के काम नहीं करते, जातियों का भाजपाईकरण करने के लिए हम काम करते हैं। इस कारण से जाति के आधार पर, लेकिन उस समाज के लोगों के जहन में तो ये चीजें आती हैं, उनको उम्मीदें रहती हैं, और ऐसे में आप तो, जब वो पूरी जनता ही है जिसने अगर आपको विजयी बनाया, सत्ता आपको सौंपी, और ऐसे में उम्मीद करते हैं, भरोसा हो जाता है, और ऐसे में फिर वैसे फैसले नहीं आना, तो भले ही बीजेपी के, भाजपा के जहन में ऐसी चीजें ना हो, लेकिन आम जनता और उस समाज के जहन में तो आ जाती हैं। आपको एक चीज लग रही होगी, पिछले दिनों मैंने कहा कि 1952 के पहले चुनाव से आज तक इस देश को जाति और संप्रदायीकरण के में भाग बांटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। नरेंद्र मोदी ने आने के बाद जातियों की बात नहीं की, इसलिए जब जातियों के बाद नरेंद्र भाई ने की, काम पहुंचेगा तो सबके पास पहुंचेगा, सबके पास विकास पहुंचेगा। भारतीय जनता पार्टी इसी कहती है कि हम 7-7.5 करोड़ का जो राजस्थान है, उस 7.5 करोड़ के राजस्थान में से अपने कार्यकर्ता जो हैं उनमें से चयन करते हैं कि कौन इस काम को कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जो मंत्री बन गया उसमें योग्यता ज़्यादा थी, नहीं बन पाया, बनेंगे किसी को भी, उन कार्यकर्ता के आधार पर चयन करते हैं। बाद में उसको जातियों का कहीं ना कहीं तमगा लगाने का काम समाज और मीडिया करता रहेगा, चलेगा। प्रदेश की बीजेपी एकजुट है, एकता है, जो गतिरोध की बात कही जाती है, आपसी मतभेद की बात कही जाती है, उसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, पूरी तरह एकजुट है। ये इसमें मतभेद की और इस बात से तो मैं कह सकता हूँ 100% गलत है। जितने बड़े निर्णय हुए उन सब निर्णयों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की जो प्रमुख टीम है वो सब मिल बैठ करके निर्णय करते हैं, उसको ज़मीन पर ले जाने का काम करते हैं। कोई भी निर्णय ऐसा नहीं किसी व्यक्ति ने किया और उसको पूरा करें। जब सामूहिकता से निर्णय होता है तो जिम्मेदारी सबकी है कि हम सामूहिकता से पूरा करें। हम एकमुखी हैं, एकजुट हैं, लक्ष्य सामने हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकमुखी एकजुट होकर के आगे बढ़ना। वसुंधरा राजे की अगर बात करें तो कभी बहुत करीबी आप रहते हैं, कभी थोड़ी सी तलखी हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी फिर सब साथ है, ऐसा कहा जा रहा था। क्या वाकई में ऐसी कोई तलखी अरुण चतुर्वेदी की बीजेपी के अंदर किसी नेता के साथ है, या आपको लगता है कि ये जो बातें होती हैं वो सिर्फ हवा हवाई? नहीं, मेरी तो किसी से नहीं है, और मुझे जितना जानकारी है कि हमारे किसी नेता की आपस में किसी से नहीं है। हम बहुत सहज रूप से मिलते हैं
वसुंधरा जी की आपने चर्चा की। वसुंधरा जी भी पार्टी के बड़ी नेता हैं, 2 बार प्रदेश का नेतृत्व किया, राष्ट्रीय केंद्र में मंत्री रही हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इसलिए वो भी बहुत स्नेह प्रेम के साथ सबसे मिलती हैं। हम सब व्यक्तिगत जीवन में भी उतने ही मित्र हैं जितना आपको सार्वजनिक रूप से देखते हैं। कटुता को नहीं, ये हो सकता है कि आज मैं और आप बैठे हैं तो आप किसी विषय को, मेरे में ही मतभेद हो सकते हैं किसी मुद्दे के ऊपर आपके, लेकिन हम जब बैठक में मतभेदों के बाद निर्णय करके बाहर निकलते हैं तो हम एकजुट होते हैं, एकमुखी होते हैं। निर्णय तक पहुंचने से पहले हमारे अंतर्द्वंद हो सकते हैं, लेकिन निर्णय के पहुंचने के बाद हम सब एकजुट होकर के, एकमुखी होकर के उस निर्णय की पालना में पूरी ताकत लगाते हैं। बिल्कुल, यानी कि 2023 को लेकर ये जितनी बातें बीजेपी के अंदर गतिरोध और इन सब चीजों को लेकर कही जा रही है वो सब अफवाह है और बीजेपी का लक्ष्य एक ही है 2023 आप विधानसभा। 2003 को देखिए, 2008 को देखिए, 13 को देखिए, पुराने मीडिया रिपोर्ट्स को देख लीजिए, चर्चाएं हर बार चली और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी एकमुखी होकर के चुनाव में जीती भी है। हारे तो बहुत कम अंतर से, पिछली बार भी 0.5% वोट कम थे, 1.5 लाख वोट कम थे। इसलिए हर चुनाव से पहले चर्चाएं समाज और मीडिया में चलती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने मूल स्वभाव के कारण से हर मुद्दे पर एक रहती है और एक होकर के चुनाव लड़ती है। चलिए भाई, बाकी से जवाब देने के लिए अरुण जी बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए भी, और उम्मीद करती कि जो आप लक्ष्य लेकर चल रहे हैं या 2023 का बीजेपी को लेकर, उम्मीद करते हैं उसमें कामयाबी मिले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और चलिए इसी के साथ शख्सियत में आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।